आप सभी का हार्दिक स्वागत है कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर यूट्यूब चैनल पे। आप सभी ने देखा जनवरी 2024 नेशनल करंट अफेयर्स में पिछले वीडियो में हमने 5 करंट अफेयर्स की चर्चा की है। आज उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में टॉपिक 6 से लेकर 10 तक जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का छठा टॉपिक है 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2024। देखिए, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उसमें इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जा चुके हैं। जब कभी भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है तो उस समारोह में हम किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं और यह सिलसिला हमारा चला रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया था। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। आपके आने वाले एग्जाम से पूछा जाएगा कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किन्हें बुलाया गया था। तो ध्यान रखना है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को हम लोगों ने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था। तो गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था। तो ये भावनीश कुमार ने किया था। ध्यान रखना है, भावनीश कुमार। तो गणतंत्र दिवस समारोह से 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे और इस समारोह में जो परेड हुआ है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखना है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे मुख्य अतिथि और गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया था भावनीश कुमार ने। चलिए आज का 7वां करंट अफेयर्स देखते हैं। आदित्य L1 मिशन से जुड़ी बड़ी सफलता। देखिए, भारत में स्पेस से संबंधित हमारी संस्था है इसरो और समय समय पर यह नए नए शोध करती है, रिसर्च करती है, साथ ही कई अभियान करती है। आपने देखा है कि आदित्य L1 मिशन किसके लिए है। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का जो मिशन है उसे आदित्य L1 मिशन कहते हैं। और आदित्य L1 मिशन की सफलता की कहानी जुड़ गई है जनवरी महीने में, जब 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य लैग्रेंज 1 बिंदु पर स्थापित हो गया। यानी आदित्य L1 मिशन जो है, जिसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, वह लगभग 126 दिन के बाद पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 लैग्रेंज बिंदु के पास की अंडाकार कक्षा, जिसे हेलो ऑर्बिट कहा गया है, स्थापित हो गया है। कितने तारीख को? 6 जनवरी 2024 को। तो 6 जनवरी 2024 को क्या हुआ है कि हमारा जो ये 126 दिन पूर्व जो प्रक्षेपित किया गया था हरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को, वह क्या हुआ है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 लैग्रेंज बिंदु के पास की अंडाकार कक्षा हेलो ऑर्बिट में 6 जनवरी 2024 को स्थापित कर दिया गया है। अब इस बिंदु की विशेषता क्या है जहां यह स्थापित हुआ है? तो ये जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है L1 बिंदु, उसकी विशेषता क्या है? वहां जो अंडाकार कक्षा है हेलो ऑर्बिट, उसकी विशेषता यह है, इस स्थान की विशेषता यह है कि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है तथा इस बिंदु पर रहते हुए आदित्य सूर्य से ओझल नहीं हो सकेगा। कहने का मतलब है कि इस बिंदु पर ये जो हमारा यान है वहां पे जब स्थापित हुआ है तो वहां से सूर्य से वो ओझल नहीं रहेगा, यानी सूर्य के सामने रहेगा। तो सूर्य के सामने रहने से सूर्य की ज्वाला और उसके संबंध में अध्ययन अच्छा से कर सकता है और वो हमें जानकारी प्रदान कर सकता है। तो ये विशेषता है इस बिंदु की, L1 बिंदु की। और यहाँ पे प्रक्षेपित करने का मेन कारण यही है कि यहाँ से वह सूर्य से ओझल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का। और ये इसका तो कार्य ही है सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य की ज्वाला और उसके बारे में अध्ययन करना और उससे रिपोर्ट देना। तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो ध्यान रखना है कि आदित्य L1 मिशन है, सौर मिशन है, ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारा मिशन है और यह 6 जनवरी 2024 को अपने स्थान पे स्थापित हो चुका है और वहां से जानकारी देना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं जनवरी 2024 के नेशनल करंट अफेयर्स में 8वां करंट अफेयर्स क्या है। एक्सपोसैट उपग्रह का सफल परीक्षण। नए वर्ष के पहले ही दिन एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, यह उपग्रह चरम स्थितियों में खगोलीय एक्सरे स्रोतों के संबंध में अध्ययन करने के लिए भारत का
पहला ध्रुवनमापी मिशन है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, रेडिएशन, वो आकाशगंगा आदि का अध्ययन करेगा। यानी कहने का मतलब है कि भारत में इसरो ने क्या किया है, एक सफल उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है एक्सपोसैट, और यह क्या करेगा, तो पल्सर, ब्लैक होल्स, रेडिएशन, वो आकाशगंगा आदि का अध्ययन करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है यह। अब देखिए एक्सपोसैट के बारे में और विशेष बात देखिए, एक्सपोसैट जो पूरा प्रक्षेपित किया गया है तो वह PSLV की 60वीं उड़ान थी। PSLV क्या है, हमारा इसरो कोई भी उपग्रह प्रक्षेपित करता है तो जिस यान से करता है उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। और ये उड़ान 60वीं थी, लेकिन सफल उड़ान के मामले में ये 58वीं है, यानी 58। यानी कह सकते हैं कि PSLV C-58 के द्वारा 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है एक्सपोसैट को, और ये अपने साथ 2 पेलोड्स ले गया है, पोलिक्स और एक्सपेक्ट, ठीक है। नोट में देख लीजिए, भारत ब्लैक होल्स का अध्ययन करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। तो फ्रेंड्स 8वां जो करंट अफेयर्स है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसरो ने PSLV C-58 के द्वारा जो उपग्रह प्रक्षेपित किया है उसका नाम है एक्सपोसैट, और यह क्या करेगा, तो ब्लैक होल्स का अध्ययन करेगा। और दुनिया में अमेरिका के बाद भारत ही एकमात्र ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए कोई उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक्सपोसैट जो इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपित किया है वह किस उड़ान के द्वारा किया है, तो 60वीं उड़ान थी, लेकिन सफल उड़ान के मामले में कमी हो जाएगी, PSLV C-58, PSLV C-58 होगा। तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए ध्यान, तो फ्रेंड्स PSLV C-58 के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है। अब 60 और 58 में क्या है, तो देखिए इसरो अब तक 58 उड़ान सफल कर चुका है। ऐसे तो उड़ान 60 हुए हैं, लेकिन 2 बार इसरो इस कार्य को करने में असफल रहा। यानी जब कभी उपग्रह 2 बार भेजा है तो वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, प्रक्षेपित नहीं हुआ है, लेकिन 60 में 58 बार यह सफल हुआ है, और यह सफल जो आपको उड़ान है वो कैसी है, 58वीं। तो फ्रेंड्स इस 8वें टॉपिक से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा कि इसरो ने हाल ही में ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए जो उपग्रह प्रक्षेपित किया उसका नाम क्या है, तो एक्सपोसैट। फिर पूछ सकता है कि हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट नामक उपग्रह जो प्रक्षेपित किया है वह किस यान के द्वारा किया है, तो PSLV C-58 के द्वारा। फिर पूछेगा कि कैमी उड़ान, अगर पूछ दे उड़ान कैमी थी तो 60वीं। फिर पूछेगा कि भारत विश्व में ब्लैक होल्स का अध्ययन करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो दूसरा देश बन गया है, क्योंकि इसके पहले अमेरिका यह कार्य कर चुका है। ब्लैक होल्स का अध्ययन करने के लिए अमेरिका सफल हो चुका है, और भारत अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने ब्लैक होल्स के अध्ययन के लिए कोई उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है एक्सपोसैट। तो फ्रेंड्स काफी महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स जनवरी 2024 में नेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज का 9वां टॉपिक हम लोग देखते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा भारतीय उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में किया जाएगा। जनवरी में ये खबर आई थी कि एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा भारत का उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण किया जाएगा इस वर्ष की, यानी वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में। तो फ्रेंड्स GSAT-20 क्या है, तो भारत का एक संचार उपग्रह है, GSAT-20। इसका नया नाम है आपको GSAT-N2, ये भी ध्यान रखना है, GSAT-N2। और ये क्या है, अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा अपने शक्तिशाली फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा। यानी कहने का मतलब है एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा हमारा एक उपग्रह GSAT-20 जिसका नया नाम है GSAT-N2, उसे अमेरिकी स्पेस एक्स कंपनी की जो सबसे प्रसिद्ध रॉकेट है फाल्कन 9 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, वजन है इसका 4700 किलोग्राम। पूर्ण स्वामित्व इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास होगा। यानी GSAT-20 GSAT-N2 जो उपग्रह है उसका पूर्ण स्वामित्व रहेगा इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो
GSAT-20 यानी GSAT-N2 जो उपग्रह है उसका पूर्ण स्वामित्व किसके हाथ में है? तो इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है NSIL उसके पास रहेगा। NSIL क्या है? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी इसरो भी अब क्या करने जा रहा है या करना शुरू कर दिया है कि अपना उपग्रह प्रक्षेपण के साथ साथ दूसरे देशों के उपग्रह भी प्रक्षेपित करने का एक कमर्शियल काम शुरू कर दिया है और इसके लिए एक कंपनी बनाई है NSI। तो फ्रेंड्स NSIL क्या है समझ गए? आपको इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है, यानी इसरो जो उपग्रह प्रक्षेपित करता है, तो ये इसरो अपना उपग्रह प्रक्षेपण के साथ साथ दूसरे देशों के भी उपग्रह प्रक्षेपण का कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए एक कमर्शियल इकाई बना दिया है जिसका नाम है NSIL। तो ये जो उपग्रह है हमारा, उसका वजन है 4700 किलोग्राम और इसका पूर्ण स्वामित्व इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास होगा। ठीक है, और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस उपग्रह का, जिसका वजन है 4700 किलोग्राम, प्रक्षेपण के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया है जिसके मालिक हैं इलन मस्क। ठीक है, अब देखिए इसरो का हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसा नहीं है कि इसरो का अपना प्रक्षेपण करने के लिए प्रक्षेपण यान नहीं है, लेकिन इसका जो क्षमता है वो ज़्यादा वजन वाला उपग्रह प्रक्षेपित करने की नहीं है। तो यहाँ देखिए इसरो का जो हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है GSLV-M या LVM-3 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को ही जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करने में सक्षम। तो इससे भारी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए फ्रांस की एरियन स्पेस कंपनी की सेवाएं इसरो द्वारा ली जाती है। यानी हमारा जो 4000 किलोग्राम से अधिक का वजन का उपग्रह प्रक्षेपण करना होता है, तो अभी तक हम फ्रांस की जो स्पेस कंपनी है एरियन से हम समझौता करते आए हैं और उसके द्वारा ही उपग्रह प्रक्षेपित करते आए हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बार देखा जा रहा है कि इस तरह की कार्य के लिए, यानी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए हमने पहली बार इलन की अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के साथ अनुबंध किया है और ये अनुबंध किया है NSIL ने, यानी कि इसरो की जो वाणिज्यिक इकाई है उसने पहली बार अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं भारत फ्यूचर में क्या करने जा रहा है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि भारत सब दिन 4000 किलोग्राम तक के वजन का ही प्रक्षेपण करेगा। भारत बड़े क्षमता वाला जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसको विकसित करने में लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, देख लीजिए पहले यह कि स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है वह 8300 किलोग्राम तक के पेलोड को GTO में स्थापित करने में सक्षम है। यानी कि स्पेस एक्स कंपनी है, उसका जो रॉकेट है फाल्कन 9 शक्तिशाली रॉकेट है, वह 8300 किलोग्राम तक के उपग्रह को प्रक्षेपण करने में सक्षम है। वैसे इसरो अब अपना नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल MGLV विकसित कर रहा है जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम के पेलोड को GTO में स्थापित करने की होगी। यानी इसरो अब 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रह को प्रक्षेपित करने की क्षमता विकसित करने में लगा हुआ है और इसके लिए आपको नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल NGLV विकसित कर रहा है जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम के पेलोड को GTO में स्थापित करने की होगी। तो भविष्य में आप देखेंगे कि इसरो 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रह पेलोड को प्रक्षेपित करने में सक्षम होने वाला है। फिलहाल हमारी क्षमता 4000 किलोग्राम की है। तो फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसे हमने सरल तरीके से आपको समझा दिया। इससे प्रश्न जरूर पूछेगा। तो फ्रेंड्स इस करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। पूछा जाएगा कि GSAT-20 जिसका नया नाम GSAT-N2 है उसका प्रक्षेपण किस कंपनी के द्वारा करने के लिए भारत ने करार किया है। तो आपने देखा कि अमेरिकी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स जिसके मालिक है एलन मस्क। तो फ्रेंड्स जनवरी 2024 के नेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में हम देखते हैं 10वां टॉपिक। 10वां करंट अफेयर्स है देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन। देश में समुद्र के ऊपर सबसे लंबे सेतु का उद्घाटन किया गया है 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी देश में समुद्र पर जो पुल बना है उसमें सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखना है कि ये इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये 6 लेन का पुल है। दक्षिण मुंबई सेवरी को रायगढ़ जिले के उरन तालुका के नहावा सेवा से जोड़ता है। यानी कहने का मतलब यह जो पुल है 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का, वह कहां से कहां जुड़ता है? दक्षिण मुंबई के सेवरी को रायगढ़ जिले के उरन तालुका के नहावा सेवा से जोड़ता है। मुंबई व नवी मुंबई के बीच तेज कनेक्टिविटी ये कर स्थापित किया है। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। 2 घंटे की जगह अब 20 मिनट का समय लगेगा इस पुल के
माध्यम से यात्रा करने में। समुद्र पर बनाए गए इस दूसरे पुल की लंबाई समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर, यानी समुद्र के ऊपर जो इस पुल का विस्तार है, लंबाई है, वह 16.5 किलोमीटर है, जबकि जमीन पर लगभग 5.3 किलोमीटर है। इस पुल का शिलान्यास कब हुआ था देखते हैं। 24 दिसंबर 2016 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और कुल लागत है 17,843 करोड़ रुपया और कुल लागत का 80% जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है, जबकि शेष भाग को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया गया है। नोट में देखिए, भारत में समुद्र पर पहला बड़ा पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक है, जो मुंबई में ही बांद्रा एवं वर्ली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 5.6 किलोमीटर, जिसका उद्घाटन किया गया था जून 2009 में। तो फ्रेंड्स, अब तक भारत में समुद्र के ऊपर बने 2 पुल हैं। एक सबसे पहला पुल है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जिसकी लंबाई है 5.6 किलोमीटर और इसका उद्घाटन हुआ था जून 2009 में और यह बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी इस करंट अफेयर्स में आपने देखा कि भारत में समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल हो गया है अटल ब्रिज और यह कहां से कहां कनेक्टिविटी करता है, यह भी आप जान चुके हैं। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लागत कितनी है, लागत में जापान की कंपनी कितना वित्त पोषित कर रही है, यह सब आपने जाना है। तो इस तरीके से जनवरी 2024 के नेशनल करंट अफेयर्स में हमने अब तक 10 करंट अफेयर्स को देखा है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नेशनल के बाद हम इंटरनेशनल पर चर्चा करेंगे, स्पोर्ट्स पर चर्चा करेंगे, कई सारे सेगमेंट होते हैं करंट अफेयर्स के, बारी बारी से सभी को हम करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला यह सेशन। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, काफ़ी सरल तरीके से सिर्फ टू द पॉइंट बातें करनी है, वैसे चैनल पे आप आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां पे सिर्फ काम की बातें हो और इस तरीके से टू द पॉइंट समझाया जाता हो, सरल तरीके से, आसान तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।